साल 2025 में जब उत्तराखंड राज्य 25 साल का होगा तो उस वक्त राज्य के किन किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, इसी प्लान पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड 25 साल को लेकर सीएम हाउस में संवाद प्रोग्राम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस दौरान ऑफलाइन और ऑनलाइन युवाओं, महिलाओं और अलग अलग ग्रुप के प्रतिनिधियों से बात की। इस चर्चा में पलायन पर रोक, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, भू कानून, खेती की जमीन को बचाने से सुझाव आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विकास की यात्रा में सबके सहयोग की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए सभी प्रयास कर रही है और पीएम मोदी ने जो लक्ष्य दिया है उसे हासिल करना है। देखिए, हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य हमारा उत्तराखंड बने, श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो। उसके लिए बोधिसत्व हमने ये विचार श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें सभी हमारे विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, हमारे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले विशिष्ट व्यक्ति हैं, विद्वान लोग हैं, सामाजिक संगठनों के, स्वैच्छिक संगठनों के और अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले हैं, उन सभी के विचार लें। उन सभी के विचार लेकर जो हम अपने रजत जयंती वर्ष को उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए सबके विचार लेकर उन विचारों को लेकर उनको समाहित करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है कि 2025 में, क्योंकि ये वाला है कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम 213 कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, निर्देशांक होने चाहिए। राजधानी देहरादून में सबकी योजना सबका विकास विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की अपील की। सीएम धामी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। एक ही स्थान पर प्रमाण पत्र बनेंगे, एक ही स्थान पर बैंक के लोग आएंगे, वहीं पर उनके फार्मों की स्क्रूटनी होगी। धीरे धीरे हमें सुधार की तरफ जा रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई। उसके तहत भी हम अधिकांश लोगों को कोशिश करेंगे कि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार से जुड़े, वो मुख्य धारा में आए, अपना स्वरोजगार खड़ा करें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करते जनसभा की। इस दौरान उनकी बेटी अनुपमा रावत भी पदयात्रा में मौजूद रही। बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन जोरों पर है। वहीं उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने समर्पण कर दिया है। इस मामले को भी सदन में उठाया जाएगा। जो परिसंपत्तियां हमारी थी उनको मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया, उत्तर प्रदेश के सामने समर्पण कर दिया, वहां के मुख्यमंत्री के सामने समर्पण कर दिया। हम उस सवाल को उठाएंगे, महंगाई के सवाल को उठाएंगे, बेरोजगारी के सवाल को उठाएंगे, जो ठप पड़ा हुआ विकास है उसके सवाल को उठाएंगे। इन सब सवालों पर कांग्रेस यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर हुए करार पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को अब राजभवन से लेकर कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है। यूपी और उत्तराखंड के बीच पिछले 20 सालों से लटके पड़े परिसंपत्तियों के मामले में इसी हफ्ते पहली बार बड़ी पहल तो हुई, लेकिन विपक्षी कांग्रेस नेताओं को ये पहल रास नहीं आई। कांग्रेस इसे उत्तराखंड के हितों को यूपी के आगे सेल आउट करने जैसा बता रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अब राजभवन से लेकर कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के हितों को बेच आए, मुझे बड़ा भारी आक्रोश है। आपने भावी पीढ़ी के हितों को भी बेच दिया। टिहरी डैम, अरे कोर्ट से हम जीते रहे और आप कह रहे हैं कि हम मुकदमे सब वापस ले लेंगे। रोडवेज के जो 700 करोड़ रुपए रोडवेज को मिलने थे उसको 200 करोड़ में सेटल करके आए। टिहरी डैम जिस पर हमारा अधिकार स्थापित होने वाला था कोर्ट में, उन कोर्ट के केसों को वापस लेने की बात की। उन्होंने उत्तराखंड के हितों के साथ घोर अन्याय किया है, अनदेखी की है और वो इस रूप में हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। उत्तराखंड का व्यक्ति उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी रहे बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी की इस उपलब्धि से कांग्रेस घबरा गई है, क्योंकि सीएम तो हरीश रावत भी थे, लेकिन वो अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हरीश रावत जी को भी मौका मिला था और उस दौरान ये कुछ कर नहीं पाए। त्रिवेंद्र जी के समय से जो नेगोशिएशंस स्टार्ट हुए वो आज फाइनल स्टेज पे आए हैं।
तो कहीं ना कहीं उनको ये भय दिख रहा है कि परिसंपत्तियों को बंटवारे को लेकर जो भाजपा के साथ उपलब्धि जुड़ने वाली है, कैसे ऐसे एक भ्रम फैलाएं कि लोग उसमें गुमराह हों। और चुनावी सीजन है, इसलिए सियासत हर मुद्दे पर होगी, लेकिन सच तो यही है कि परिसंपत्ति विवाद सिर्फ एक मुद्दा पर नहीं है, ये राज्य की भावनाओं से भी जुड़ा है, जिस पर फूंक फूंक कर कदम रखना ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को आज एक बार फिर किसान संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल त्रिवेंद्र रावत अपनी विधानसभा में स्थित डोईवाला चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। यहां गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसान संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। प्रदर्शनकारी त्रिवेंद्र रावत के काफिले के आगे बैठ गए। इस दौरान रास्ता बनाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जो इन तस्वीरों को देखकर जाहिर हो रहा है। देवस्थानम बोर्ड को 27 नवंबर को 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस दिन तीर्थ पुरोहित बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में हैं। आज तीर्थ पुरोहितों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे। साथ ही देहरादून में प्रोटेस्ट किया जाएगा। गांधी पार्क सचिवालय तक काली पट्टी बांधकर एक जुलूस निकाला जाएगा। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित कल मंत्रियों के आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 27 नवंबर 2019 को जो है श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव पारित हुआ था कैबिनेट से, तो उसको जो 2 साल हो रहे हैं कि उसके विरोध में चारों धामों के तीर्थ पुरोहित यहाँ देहरादून में एकत्रित होंगे और गांधी पार्क से सचिवालय तक हम विरोध स्वरूप एक रैली का आयोजन करेंगे काली पट्टी बांध के। और इसके अलावा जो है 1 तारीख से हमारा चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में धरना प्रदर्शन शुरू होगा। और इसके अलावा जो है कल सुबह जो है हम 23 तारीख को कि जो एक यमुना कॉलोनी में कैबिनेट मंत्रियों का आवास है, वहां पर जो है हम कल धरना प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। तीर्थ पुरोहितों के साथ साधु संतों ने भी देवस्थानम बोर्ड रद्द करने की मांग उठाई है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश भर में कई मठ, मंदिर और धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण में हैं, उनका सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो सरकार से मांग करते हैं कि देश भर में सरकार के नियंत्रण में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन पर से नियंत्रण हटाया जाए। साथ ही उत्तराखंड सरकार भी देवस्थानम बोर्ड को तुरंत रद्द करे। कि जो भारत के विभिन्न राज्यों में कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं मंदिर मठ अधिग्रहण के, उनको तत्काल निरस्त किया जाए। संबंधित संप्रदाय के जो संत हैं या जो ब्राह्मणों की समितियां हैं या जो लोकल समिति हैं उनको उसकी व्यवस्था सौंपी जाए, क्योंकि वहाँ जो धन आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा है कि राज्य में पलायन रोकने के लिए वो अपनी योजनाओं को अगले फेज में चलाएंगे। अपना वोट अपना गांव योजना को और बेहतर तरीके से करेंगे। और बलूनी ने सभी से अपील की है कि अपने वोट को अपने गांव में बनाएं, जिससे वोट डालने गांव जाएंगे। साथ ही बलूनी ने कहा कि साल में कम से कम एक त्योहार गाँव में जाकर मनाएं। न्यूज़ 18 ने अनिल बलूनी से की खास बातचीत। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ों से जिस तरह से लगातार पलायन हो रहे हैं, आपने बहुत कोशिश भी की है, आगे क्या योजना है? देखिए, उत्तराखंड में जो पहाड़ी हमारे क्षेत्र हैं उसमें पलायन महामारी की तरह बन गया है और लगातार गांव वीरान हो रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में लोगों ने गांव छोड़ दिए और इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयास रहते हैं। हमारी सरकार भी पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते मैंने कुछ समय पूर्व सभी उत्तराखंड के लोगों से एक आग्रह किया था कि कोई एक त्यौहार अपने गांव में मनाएं और मैंने तय किया था कि इगास के दिन मैं अपने गांव रहूंगा और अपने गांव में जाके मनाऊंगा। मैंने उसको शुरुआत भी किया और इस बार देखने को मिला कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड के अंदर और जो बाहर प्रवासी रहे उन्होंने भी इगास के त्यौहार को एक पहचान दी और बहुत बड़ी संख्या में इगास को मनाया गया। आने वाले दिनों में इसको हम और बढ़ाएंगे और चाहेंगे लोगों से कि अपने गांव जाएं, उन पगडंडियों पे जाएं जहां हमारे पुरखे चले थे। जो सुनसान गांव हो रहे हैं, जो वीरान गांव हो रहे हैं, उनको दोबारा से हरा भरा करें, चहल पहल करें। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। इसी के चलते कुछ समय पूर्व मेरा एक और अभियान मैंने शुरू किया था जिसमें कहा था कि अपना वोट अपने गांव जाके अपना वोट बनाइए। तो कभी त्यौहार के बहाने, कभी वोट डालने के बहाने, कभी किसी और बहाने गांव आना जाना शुरू होगा, गांव के साथ लगाव शुरू हो जाएगा और हमारे गांवों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग गिलहरी के बराबर का कंट्रीब्यूशन पलायन रोकने में करेंगे। अपना वोट अपने गांव अभी
मैंने शुरू रखा हुआ है। अभी आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। 30 नवंबर तक चुनाव आयोग जो है वो नए वोट बनाने का काम कर रहा है। तो मैंने आग्रह किया है अपने सभी साथियों से, अपने बंधुओं से, अपने उत्तराखंड के लोगों से कि वे कृपया अपना जो वोट अपने गांव में बनाए। मैंने अपना जो वोट मेरा कोटद्वार शहर में था, मैंने अपने पैतृक गांव में कर दिया है। और मैं सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं और आने वाले समय में अपने गांव के लोगों के साथ एक बैठक करने जा रहा हूं कि वह सब लोग भी फॉर्म 6 भर के अपना वोट अपने गांव में बनाए और वोट डालने गांव जाएंगे। बड़े नाम हैं, हमने NSC डोभाल साहब हैं, CDS बिपिन रावत जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं। मैं सब तमाम लोगों से मिला था, मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। मैं फिर आने वाले समय में अब उत्तराखंड के जितने ही प्रबुद्धजन हैं, जितने हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबसे आने वाले 5-7 दिनों के अंदर बातचीत करूंगा, क्योंकि वो सब करेंगे तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करेंगे। तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं सभी जो प्रमुख लोग हैं उत्तराखंड के, उनसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट अपने गांव बनाएं और इस मुहिम को सफल बनाएं। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ योजना का ऐलान किया, मगर इससे पहले कांग्रेस सरकार प्रदेश में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के तौर पर इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, जो तमाम उतार चढ़ाव के बाद हाशिए पर चली गई। हरीश रावत सरकार ने केदारनाथ आपदा के बाद साल 2014 में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना शुरू की थी, जिसमें 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बद्रीनाथ गंगोत्री की निःशुल्क यात्रा कराई जाती थी। हरीश रावत सरकार ने चुनाव में इसे भुनाने की भरसक कोशिश भी की, मगर कोई फायदा हुआ नहीं। उल्टा परिवहन से लेकर पर्यटन तक 65 लाख का नुकसान हुआ और GMVN का लाखों का बकाया भुगतान नहीं हो पाया। अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर उसी तीर्थ योजना का ऐलान किया और प्लान भी बता दिया। केजरीवाल जी उन योजनाओं की बात कर रहे हैं जो अतीत में कांग्रेस की सरकार ने लागू की थी। मेरे तीर्थ, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, और इसके अलावा जब तक रोजगार न दे पाए तब तक बेरोजगारी भत्ता, ये तो कांग्रेस की बातें हैं। इस बात का भरोसा जनता को है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, और मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकारी योजना तब सफल मानी जाती है जब उस योजना का लाभ लोग लें। बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल बिना सोचे समझे बयान देकर जाते हैं और यही यहाँ भी होने वाला है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ बयान बहादुर बने हुए हैं, और अगर उनका देखा जाए एक भी कोई कमिटमेंट उन्होंने मजबूत कमिटमेंट यहाँ नहीं किया है, और हमने उनके हर कमिटमेंट को जो यहाँ करके गए हैं हमने उसे एक्सपोज किया है। चुनावी साल में ऐसी घोषणाएं अक्सर सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन ये धरातल पर कब उतरेंगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। ऋषिकेश में मासूम बच्चों के रेप और हत्या मामले में दोषी को सजा दिलवाने को लेकर गई पुलिस की रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। मामला 15 जून 2017 का है, जब ऋषिकेश में अज्ञात शख्स ने 13 साल और 3 साल की मासूम के साथ रेप करने के बाद उनका कत्ल कर दिया था। छानबीन के बाद गुरुद्वारे के सेवक परवान सिंह को आरोपी बनाकर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर गवाहों और सबूतों के आधार पर साल 2018 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, जिसके बाद दून पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरी बार मामले की रिपिटीशन को खारिज कर दिया है। वहीं अब मामले में पुलिस फिर विधिक राय लेगी। कोर्ट में जो प्रतिवादी था उसके द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई, जिसमें कि जो प्रतिवादी था उसको दोष मुक्त करार दे दिया गया था। इसके बाद सरकार के द्वारा अपील योजित की गई थी, जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी भेजी गई थी, जो कि खारिज कर दी गई है। इसमें अब लीगल क्या एक्शन होता है, अब उसकी हमें लीगल एक्सपर्ट से ही। द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आज सुबह 8 बजे पौराणिक परंपराओं के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने धाम से प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव के लिए रवाना हो गई, जहां रात्रि प्रवास के बाद उत्सव डोली 23 नवंबर को रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांसी और 24 नवंबर को गिरिया गांव पहुंचेगी। 25 नवंबर को उत्सव डोली शीतकालीन गतिस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। इस मौके पर डोली आगमन पर स्थानीय लोगों द्वारा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में मेले का आयोजन किया जा रहा है।
बागेश्वर में अब लोगों को एटीएम के लिए बैंक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, उन्हें घर के पास ही एटीएम मिल सकेगा। विधायक चंदन राम दास और डीएम विनीत कुमार ने मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे अब लोगों के लिए पैसे निकालने के लिए बैंक एटीएम की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के माध्यम से मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा जिले के दूरस्थ गाँव में मिलेगी। नशे के कारोबार में महिलाएं भी लिप्त हो रही हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसमें 12.22 ग्राम स्मैक ये बरामद हुआ है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और लगभग 51,150 रुपये की बरामदगी हुई है। इसमें जो मुझे पकड़ा गया है उससे हरिओम नाम का एक पूजा पत्नी हरिओम एक महिला है, इसे बरामद हुआ है और इसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये की गई है। बाजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शख्स से 2 किलो चरस बरामद की। आरोपी ऑफ ड्यूटी पर चल रहा पीआरडी जवान है। आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी का नाम शमशाद है, जो पीआरडी में तैनात है और इन दिनों छुट्टी पर चल रहा था। युवक को हमने इसमें पकड़ा है, जिसके पास 2 किलो के करीब चरस मिला है और पूर्व से ये युवक पीआरडी में तैनात रहा है और अलग अलग अधिकारियों के साथ, रेवेन्यू के अधिकारियों के साथ इसकी ड्यूटी वगैरह रही है। खटीमा के जनकैया इलाके में पुलिस ने क्रिकेट में सट्टा लगा रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके पर पुलिस को 2 लाख रुपए कैश मिला है। चारों आरोपियों से पुलिस एक कार, एक स्कूटी सहित 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के तार नेपाल में चल रहे कसिनो से भी जुड़े हुए हैं। 2 लाख कैश इन आरोपियों से मिले हैं और कार, स्कूटी के साथ साथ 8 मोबाइल फोन भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि इनके तार नेपाल से जुड़े हुए हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। 82 साल के हुए समाजवादी पार्टी के